Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about four feature of shares. Today we will discuss a situation where shares are forfeited and there is an oversubscription of shares. तो लास्ट हमने देखो जब शेयर्स के फोर फीचर का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें शेयर्स जो हैं वो नॉर्मल केस में दिए थे। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन होगा शेयर्स का, यानी एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा के लिए आएंगी और उस केस में आपने शेयर्स को फोरफिट करना है। तो ये पिछले टॉपिक से कैसे मतलब डिफर है, क्या इसमें जो है वो अलग आ गया कि इसको हम एक नए टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं। तो समझो अब इस बात को कि जब कभी आपके सम में आपको बता दिया कि शेयर्स जो हैं वो आपके ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, यानी एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आई और हम जो है वो अलॉट शेयर्स को कम ही कर सकते थे। ओके, तो उस केस में अगर फोर फीचर होगा ना तो उसका ये डिफरेंस आता है कि नॉर्मली तो आप जो देखते थे कि अलॉटमेंट नहीं आ रही आपकी, तो आप सीधा सा करते थे कि भाई अच्छा 20 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 1000 शेयर फॉरफिट करने हैं, तो मेरे को अलॉटमेंट के ऊपर जो है ना वो 20,000 रिसीव जो है वो नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो डेफिनेटली आप ये सोचोगे कि जिस भी पर्सन के ये 1000 शेयर्स मैं फोरफिट करने जा रहा हूं उस पर्सन ने जो है वो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो तभी तो उसको 1000 शेयर जो है वो अलॉट हुए होंगे, तो अप्लाई तो उसने पक्का ही ज्यादा के लिए किया होगा। तो आपको उस पर्सन के अलॉटेड शेयर्स और उस पर्सन के जो है वो अप्लाइड शेयर्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए कि कितने के लिए अप्लाई कर रहा है और कितने शेयर्स उसको जो है वो अलॉट हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आपको पता है कि इतने के लिए अप्लाई किया था, इतने अलॉटेड थे, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है कि कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया उसको कितने मिले, जैसे सपोज 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, 1000 उसको अलॉट हो रहे हैं, तो जो बीच के ये 500 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं इसके ऊपर उसने अपनी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पे की होगी और वो एप्लीकेशन मनी को हमने जो है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया होगा। तो फर्क ये पड़ा कि जब भी हम फोर फीचर की एंट्री डालेंगे उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी अलॉटमेंट आप कह दो रिसीव नहीं हो रही, नहीं, कुछ ना कुछ अलॉटमेंट का पार्ट ऐसा जरूर होगा जो कि एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशन आने की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिली है उसको आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा, तो वो आपको अलॉटमेंट का उतना पोर्शन ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो उसको माइनस करके जो रिसीव हो चुका है आपको तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी अलॉटमेंट मनी मुझे रिसीव नहीं हो रही। अब कई बार अलॉटमेंट के साथ में आपको जो है ना वो प्रीमियम भी गिवन होता है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, लाइक 35 रुपीज़ की अलॉटमेंट है तो 10 रुपीज़ का जो है वो साथ में प्रीमियम है, टोटल 45 हो गए। तो उस केस में जब आपको देखो एक्स्ट्रा पैसा जो एप्लीकेशन पर आता है जिसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हो, उस केस में आप अलॉटमेंट के ऊपर कैसे एडजस्ट करोगे, देखो कि भाई टोटल चाहे अलॉटमेंट 45 की है लेकिन इसका ब्रेकअप तो ऐसे है ना कि भाई 35 जो है वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के, बाकी के जो है वो 10 जो है आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो यहाँ पे अब क्या है कि आपको अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करनी है इस अलॉटमेंट पे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बाय रूल जो है वो ये होगी कि आप कहोगे कि अलॉटमेंट का फेस वैल्यू के ऊपर मैं एडजस्ट कर देता हूं जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ रही है, उसके बाद मैं ये कह दूंगा कि हाँ प्रीमियम मुझे सारा का सारा रिसीव नहीं हुआ, वो जो भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे जो डिफॉल्ट करेंगे आगे की अलॉटमेंट मनी को देने में, तो हम कहेंगे तुम्हारा ऑलरेडी तो हमने फेस वैल्यू पे तो अलॉटमेंट एडजस्ट कर दी, जो तुमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा हमें दिया था बाकी का तुम्हारा रिसीव नहीं हुआ विद प्रीमियम की, प्रीमियम पूरा नहीं आ रहा। तो यहां हमेशा ही आपने यही करना है कि जब कभी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपके पास हो आपने एडजस्ट करना है तो आपने अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पे करना है, बाकी का बचा हुआ विद प्रीमियम पैसा आप लिख दोगे कि मुझे रिसीव नहीं हो रहा। अब करते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। देखिए कि दिल्ली कॉटन मिल्स जो है वो उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की 10,000 शेयर्स के लिए, 100 ईच का शेयर था, 10 रुपीज़ प्रीमियम था, पेड कैसे थे 50 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है 10 का,
तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू हो गई 25 और 25 रुपीज़ की कॉल है। एप्लीकेशन आपको 15,000 शेयर्स के लिए आ रही है। 2500 शेयर्स को आपने जो है वो कोई अलॉटमेंट नहीं दी। देखो 15,000 अपने पास शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और हम लोग मैक्सिमम जो है वो 10,000 शेयर्स जो है ना वो अलॉट कर सकते हैं। तो हमने क्या तरीका अपनाया, 2500 शेयर्स होल्डर को तो निल कर दिया, कोई उनको हमने अलॉटमेंट नहीं दी। और 12,500 शेयर होल्डर्स को हमने प्रो राटा लगा दिया, यानी अप्लाई तो उन्होंने 12,500 के लिए किया था, दे दिए उनको ओनली 10,000। अब आगे की बात क्या कहता है कि मिस्टर ए थे जिन्होंने जो है वो 400 शेयर्स जो है उनको हमने अलॉट किए थे। तो उनको जो है उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। आपको बताना है कि उनके शेयर फॉरफिट होंगे और रीइशू होंगे तो उनकी क्या जो है वो एंट्रीज पास होंगी। तो अब हमें देखो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि जो भी पर्सन के आपने शेयर फॉरफिट करने हैं, आपको उस पर्सन के अलॉटेड भी और उस पर्सन को ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जैसे मैंने पहले बताया, वो पता होना चाहिए कि कितने शेयर अलॉटेड हैं और कितने शेयर जो है वो उनको अप्लाई किए थे उन्होंने। क्योंकि जो दोनों के बीच का मार्जिन होगा ना, उस मार्जिन से ही तो पता चलेगा कि उन्होंने जो है वो कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हमें पे किया है, जो उन्होंने अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करवाया था। क्योंकि वो एडजस्टेड अलॉटमेंट हटा देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि एक्चुअल में कितनी अलॉटमेंट उन्होंने पे नहीं की। तो उन्होंने एम के आपको ना अलॉटेड शेयर तो बता दिए कि उन्होंने कहा कि उनको एम को जो है वो 400 शेयर्स जो है वो अलॉट किए गए थे। अप्लाइड नहीं बताए, अप्लाइड हमें निकालने होंगे मिस्टर एम के। तो जो भी निकालना होता है ना, हमेशा उसको ऊपर रखते हैं और आपके पास जो गिवन है वो नीचे। तो अप्लाइड शेयर्स आपको जो है वो नहीं मालूम, वो आपको निकालने हैं। तो आपको टोटल अप्लाइड शेयर्स तो पता है ना, जिस कैटेगरी से एम बिलोंग कर रहा है। नील वाली कैटेगरी से तो एम है नहीं, देखो बची कौन सी, सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, जहां पर टोटल अप्लाइड शेयर्स जो है ना उसको ऊपर रख दो। मैंने कहा ना अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड ऊपर रख दो, टोटल वाले, और नीचे टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई जो आपको अलॉटेड गिवन थे वो लिख दो 400। अप्लाइड निकालने थे इसीलिए टोटल अप्लाइड मैंने ऊपर रख दिए, ये ध्यान में रखना। तो अब आपके पास एम के जो शेयर्स आ जाएंगे कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो आपके सामने आ जाएंगे 500 शेयर्स। ओके, तो अब यहां पे जो है आपके पास अब एम के अप्लाइड शेयर्स आ चुके हैं, अलॉटेड शेयर आपको जो है उसके पता है। तो इसका मतलब उस पर्सन ने जो है वो 100 शेयर्स के लिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करवाई थी। इस बात को हमें सम सॉल्व करते हुए बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जर्नल एंट्रीज अब आपको बस पास करनी है नॉर्मल सी, और अपने सम को जो है वो चलाना है। तो यहां हमारे पास फर्स्ट जो है वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट में हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी आपको जो है वो 15,000 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो रिसीव होगी। तो यहाँ आपके पास 7,50,000 रुपीज़ आपको जो है वो रिसीव होंगे। अब आपको ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं उतने के हिसाब से ही आप एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी की या तो वापस जाएगी या फिर अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट होगी। तो वापस किसकी जाएगी, 2500 शेयर्स की, और आपके जो है वो अलॉटमेंट पर हम देखते हैं कि हमने कितना एडजस्ट करना है। तो एप्लीकेशन अकाउंट में हमारे 7,50,000 है और शेयर कैपिटल अकाउंट में हम उतना ही डाल सकते हैं जितने हमने अलॉट किए मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का प्राइस जितना था। तो हमने 10,000 शेयर अलॉट जो है वो कर रहे हैं और एप्लीकेशन मनी है 50। तो 5 लाख रुपीज़ जो है वो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। बैंक अकाउंट में आप वापस कितने करोगे, 25 आपके 100 शेयर होल्डर्स थे और 50 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने जो है वो आपको पेमेंट की थी। तो 1,25,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट के थ्रू वापस हो जाएंगे। अब अलॉटमेंट अकाउंट के थ्रू हमने देखना है
कि हमने जो है वो कितना एडजस्ट करना है। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा आ रही है? 2500 पे, क्योंकि 12,500 वालों को 10,000 अलॉट हुए हैं। तो सेम 2500 आपके शेयर्स के ऊपर आपको जो है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से जितनी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई वो आपकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी। कई बार इतनी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मनी आ जाती है कि वो अलॉटमेंट तक भी एडजस्ट होने के बाद भी बच जाती है। तो अगर तो बोला गया है कि कॉल पे एडजस्ट करो तो करना है, वरना नहीं करना, वरना एज इट इज़ सीधा का सीधा बैंक से वापस कर देना है कि अलॉटमेंट पूरी हो जाए और उसके बाद जो है वो फिर भी आपका कुछ पैसा जो है वो बच रहा हो और वो कह भी ना रहा हो कि कॉल पे एडजस्ट करो, तो बिना कहे कॉल्स पर एडजस्ट नहीं करना। अब जो मैंने ये अलॉटमेंट के ऊपर 1,25,000 एडजस्ट किया है, वो मुझे ये देखना है कि मेरी जो अलॉटमेंट मनी थी वो कैसे थी, 35 रुपीज़ की थी और जिसमें जो है वो 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के थे। ठीक है, तो मैंने ये मान के चलना है कि मैं ना ये जो बेस वैल्यू इसकी है ना, इसके अंदर 25, वो 25 रुपीज़ के हिसाब से मानूंगी कि अलॉटमेंट का फेस वैल्यू तो रिसीव हो गया मुझे यहाँ ऑलरेडी, लेकिन प्रीमियम पूरा का पूरा 10 रुपीज़ का भी रिसीव होना रहता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री के ऊपर। तो अब जब आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो आपको देखना है कि आपको अलॉटमेंट आपकी एक्चुअल में ड्यू कितनी थी और कितनी आपको रिसीव होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने जो है वो ड्यू करना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपकी जो अलॉटमेंट मनी है वो देख लो कितनी जो है आप ड्यू करोगे। तो अलॉटमेंट आपकी जो है वो 10,000 शेयर्स के ऊपर 35 के हिसाब से जो है वो ड्यू होगी, जिसमें से 25 के हिसाब से जाएंगे शेयर कैपिटल में क्योंकि 10 रुपीज़ प्रीमियम था, और आपके जो हैं वो 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में गए 10 रुपीज़ के हिसाब से ऑन 10,000 शेयर्स। अब अपने को बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट ने रिसीव होना है, तो अब आपको इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो देखो कि एक तो ना देखो अलॉटमेंट मनी ये सारी की सारी रिसीव नहीं होनी थी, ड्यू तो आपने सारी कर दी लेकिन रिसीव सारी नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी सारी रिसीव? क्योंकि आपको 1,25,000 की अलॉटमेंट तो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है और आपने मांगी कितनी है, 3,50,000 की। तो आप यहाँ एक वर्किंग नोट बनाओगे, लास्ट में ये सभी ने बनाना है कि अलॉटमेंट जो है वो मेरी ड्यू कितनी थी, 3,50,000 की, और ऑलरेडी जो है मैंने एडजस्टेड जो कर रखी है या जो मैंने ऑलरेडी रिसीव कर रखी है वो कितनी है, 1,25,000 की। तो अब आपको देखना है कि आपके पास जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो आपको रिसीव होने जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया। वो देखते हैं कि उसने कितने का डिफ़ॉल्ट किया है मिस्टर एम ने। तो एम ने जो है ना वो 400 शेयर्स के ऊपर जो अलॉटमेंट बनती थी ना वो नहीं दी, लेकिन एक्चुअल में कितनी बनती थी वो देखो। पहले तो 400 शेयर्स पे उसकी 35 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी जो है वो बनती कितनी थी वो हम देख लेते हैं। तो उसकी 400 शेयर्स पे 35 रुपीज़ के हिसाब से 14,000 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू बनती थी। बट एम ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 500 शेयर्स के लिए। अलॉट 400 हुए थे ना, तो अलॉटेड के हिसाब से तो मैंने देख लिया कि भाई इतनी तेरी अलॉटमेंट मनी ड्यू है। फिर मैंने कहा कि अच्छा इसने 100 शेयर्स के ऊपर मुझे जो है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखी है। एप्लीकेशन मनी 50 है और इसने 100 शेयर्स ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, तो इसने मुझे 5,000 रुपीज़ तो एडवांस में ही एक्स्ट्रा पहले ही दे दिए थे जो कि मैंने इसके अलॉटमेंट पर यूज़ करे थे। तो अब इस पर्सन से एक्चुअल में आपने 9,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के जो हैं वो लेने थे, तो वो आपको इसने नहीं दिए। जो इसने देखो बाद में देने थे, ऑलरेडी तो जो एडजस्ट हो गया सो हो गया, लेकिन इसने बाद वाले नहीं दिए। तो अलॉटमेंट आपको कितने की आएगी, 2,16,000 की। तो बैंक अकाउंट में आपने लिखा 2,16,000 और ये 2,16,000। अब ना बाद में जब हम 4 फीचर की एंट्री करेंगे तो हम देखेंगे
कि जो ये ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट को एडजस्ट किया है, ये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को किया है। प्रीमियम हमने ये मानना है कि जो ये एम के शेयर हम जब फॉरफिट करने जा रहे हैं, तो एम ने जो ये 5,000 हमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं एडजस्टमेंट के नाम पे कि भाई मैंने 100 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, 50 रुपीज़ के हिसाब से मेरी एप्लीकेशन मनी थी ज़्यादा, तो ये 5,000 मेरे एडजस्ट कर लो। ये वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पर करवाना है एम का एडजस्ट। तो एम का ही बारे में ये कहना है कि उसका जो 400 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम है वो सारा का सारा देना रहता है, क्योंकि ये 5,000 तो उसने अपनी अलॉटमेंट की जो 25 रुपीज़ की फेस वैल्यू है उसके हिसाब से अपने दिए हैं। अब आपने जो है वो कॉल्स को मंगवाना है। शेयर कॉल अकाउंट या कॉल्स अकाउंट आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है वो अगर ऐसा है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल में डिवाइडेड है तो फर्स्ट कॉल लिख देना, वरना शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो अब हमें जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो हमने देखा कि हम कितनी अपनी कॉल को जो है वो ड्यू करेंगे। कॉल जो है वो आपकी है 25 रुपीज़ पर शेयर, और अब प्रीमियम वगैरह का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो सिंपली आपने जो है वो 10,000 शेयर्स पे अपनी कॉल को ड्यू कर दिया। 25 रुपीज़ की एक आपकी कॉल थी, और अब आपको कॉल मनी जो है वो 400 शेयर्स पर एम नहीं देगा। एम के अलॉटेड वाले उठाने हैं। देखो, अगर बुक में अप्लाइड गिवन होते तो अलॉटेड हम खुद निकालते और अलॉटेड वाले लेने हैं। अब बैंक अकाउंट में आपको 400 शेयर्स जो हैं उसके ऊपर 25 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं होगी, कॉल्स मनी रिसीव नहीं होगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और 400 शेयर्स के ऊपर जो है आपको रिसीव नहीं होगी, तो आपको अलॉटमेंट मनी 10,000 जो है वो कम रिसीव हो जाएगी। ये कॉल्स मनी, सॉरी नॉट अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। अब इसके बाद जो है अब आपको करनी है 4 फीचर से रिलेटेड एंट्री। तो अब हमें एक एक करके देखना है कि जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे उसका क्या यूज है। शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट, कि हमारी शेयर कैपिटल कैंसिल हो रही है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, की अलॉटमेंट पे कितना नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही है तो इसी अलॉटमेंट में ही लिखना है। और क्योंकि प्रीमियम मैंने कहा था कि भाई आपकी जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी, देखो ऐसा तो है नहीं ना कि पूरी की पूरी अलॉटमेंट एडजस्ट हो रही थी। एम ने जो 100 शेयर्स पे आपको 50 के हिसाब से 5,000 रुपीज़ थोड़े से जो एक्स्ट्रा दिए थे, उसमें सिर्फ वो अलॉटमेंट की जो बेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, उसको कवर कर पाया था। तो एम का जो प्रीमियम ड्यू था वो उसने बाद में अलॉटमेंट के साथ नहीं दिया, क्योंकि उसने सिर्फ अलॉटमेंट का कुछ पोर्शन एडजस्ट करवाया, अलॉटमेंट पे नहीं की। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आ रहा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कर दोगे आप डेबिट। और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो रिसीव हो गया वो 4 फीचर में जाएगा, टू 4 फीचर अकाउंट। तो आपने जो है वो 400 शेयर्स एम के जो है वो फॉरफिट करने हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 4,000 रुपीज़ आपने जो है वो 40,000 रुपीज़ जो है वो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में राइट कर दिया। 100 रुपीज़ का हमारा जो है वो एक शेयर है, और 400 हमारे जो है वो शेयर्स हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम देखो 10 रुपीज़ का था ऑन 400 शेयर्स, तो 4,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम हमें अलॉटमेंट के साथ जो था वो रिसीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट तो आपकी टोटल ड्यू थी वो 14,000 की थी, जिसमें से 5,000 ही आए थे। तो हमने सोचा कि हमारी अलॉटमेंट की जो बेस वैल्यू, फेस वैल्यू है वो रिसीव हो गई, प्रीमियम नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट 14 की थी, 5,000 एडजस्ट किए थे, तो अलॉटमेंट आपको 9,000 से रिसीव नहीं हो रही थी। इसी 9 के अंदर ही ये 4,000 का प्रीमियम है, और बाकी की फेस वैल्यू है जो रिसीव नहीं हुई। कॉल आपको जो है वो 10,000 से रिसीव नहीं हो रहे, 10,000 कम आए थे। अब 4 फीचर अकाउंट में वो लिखना है जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया। तो आपको एक तो ऑलरेडी रिसीव हो गई है एप्लीकेशन मनी, और जो वो एडजस्टेड पैसा था वो भी आपने रिसीव किया, वो जो 5,000 रुपीज़ हमने एडजस्ट किए थे वो, प्लस आपकी जो है वो 400 शेयर्स पे जितनी भी एप्लीकेशन मनी ड्यू थी वो आपको रिसीव हुई है। तो आपको जो है वो टोटल यहाँ पर कितने रिसीव हो गए 4 फीचर में, 25,000 कि एक तो एप्लीकेशन मनी आई थी, या सीधा ही कर लो इसको कि 500 शेयर्स पे मैंने
50 रुपीज़ के हिसाब से बस एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। कॉल उसने एडजस्टमेंट जो है करवाई नहीं थी वो ठीक, लेकिन उसके बाद उसने अलॉटमेंट मनी आपको पे नहीं की थी। अब ये हो गया। अब आपको जो है इन शेयर्स को इशू करना है और आपके जो नए शेयर्स हैं वो प्रीमियम के ऊपर इशू होंगे। तो बैंक अकाउंट में आपको 400 शेयर्स के ऊपर जो है वो 105 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट रिसीव होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम पर है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 105 का आपका एक शेयर है और 400 शेयर्स जो है वो आपने इशू करने हैं। तो आपको जो है वो टोटल कितनी अमाउंट रिसीव हो जाएगी यहाँ पर 42,000, जिसमें से आपका जो है वो शेयर कैपिटल में जो है वो ओनली 40,000 जा सकता है। बाकी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अब क्योंकि हम ये सारे शेयर रीइशू कर चुके हैं, शेयर्स का जितना पोर्शन भी रीइशू हो जाता है, जैसे मान लो 400 में से 200 अगर रीइशू होते, जितने रीइशू हो चुके हैं उससे रिलेटेड फोर फीचर में जो भी पैसा आपके पास पड़ा है, अगर वो यूज हो रहा है डिस्काउंट वगैरह के लिए तो ठीक है, नहीं हो रहा है या जितना यूज हो गया बाकी का जितना बचा, जो शेयर्स रीइशू हो चुके हैं उनसे रिलेटेड, उसको आपने कैपिटल रिजर्व में जो है वो डाल देना है। तो अब तो सारे शेयर रीइशू हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है कि भाई कोई डिस्काउंट वगैरह राइट ऑफ करना है। तो अब ये सारा का सारा फोर फीचर का जो पैसा है इसको आपने कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000 रुपीज़ आपने जो है वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। तो दैट्स ऑल, ये सम आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपका जो है वो सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब एक सिर्फ लास्ट टॉपिक आपका रहता है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमें कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ पोर्शन प्रीमियम का भी हमें रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन के साथ, वो हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।